हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम नर्वस सिस्टम को वन शॉट में ख़त्म करेंगे। ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम चैप्टर हम आज ख़त्म करेंगे कुछ ही मिनट्स में, आधे घंटे में अप्रॉक्स हम ये ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपने नर्वस सिस्टम की डिटेल्स वीडियो नहीं देखी है तो आई डोंट थिंक आपको ये समझ में आएगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तब तो समझ सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट मेरी चेक करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ठीक है, तो हमने जो भी अभी तक पढ़ा उसको हम समराइज़ करके आज रिवाइज़ करते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है मैं आपको बताऊंगी, और ये चैप्टर्स कैसे रिवाइज़ करते हैं मैं आपको आज ही बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में? पढ़ा था हमने जो हमारे नर्वस सिस्टम का डिवीजन है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? CNS एंड PNS। CNS एंड PNS। CNS क्या है आपका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स मैंने बताए थे, एक आपका ब्रेन, दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था। पेरिफेरल में इनसे निकली जितनी भी नर्व्स हैं वो किस में आएंगी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब आपकी क्रेनियल नर्व्स कितनी थी? अगर आप मैमल्स की बात करते हो, अच्छा मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स, इसमें कितना था? 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स थी। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स थी और 31 पेयर क्या था? स्पाइनल नर्व्स। और यही चीज़ 10 पेयर किस में होती है? क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर किस में होती है? आपकी एम्फीबिया में होती है और किस में होती है? फिशेस में होती हैं। ठीक है, एम्फीबिया और फिशेस में कितनी होंगी? 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। और ह्यूमन में यानी कि एव्स, रेप्टाइल्स एंड मैमिलिया में कितनी होंगी? आपकी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ब्रेन को हम डिटेल में फर्दर पढ़ते हैं, पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने क्लियर कर लिया कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। उसके बाद आपका आता है PNS। PNS मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके फर्दर, इसके मतलब कि सेंट्रल के अलावा जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो किस में आएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल को आपको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक या विसरल आप कह लो, ऑटोनॉमिक को ही दूसरा नाम है विसरल। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? CNS से जो इम्पल्स होगी वो कहाँ ले जाएगा? स्केलेटल मसल्स तक। मतलब कि जो मसल्स हमारी वॉलंटरी है, हमारी इच्छा अनुसार जो चलती है, उन मसल्स के पास जो इम्पल्स ले जाने का काम कर रहा है, यानी कि जो कमांड ले जाने का या इम्पल्स ले आने का जो काम कर रहा है, वो कौन करता है? आपका सोमैटिक वाला। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स के थ्रू में जो आपका कोऑर्डिनेशन वाला काम कर रहा है, कौन कर रहा है? आपका सोमैटिक। ऑटोनॉमिक क्या करता है? आपका विसरल पार्ट में लिया जाता है। विसरल मतलब क्या होता है? जो आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहा, जैसे कि आपका स्टमक हुआ। ठीक है, आपका स्टमक इनवॉल्यूंटरी मसल्स का बना हुआ था, विसरल मसल्स का बना हुआ था। ठीक है, तो इन पे जो ट्रांसमिशन का काम होगा, मतलब कि इम्पल्स वहाँ से ले आने और CNS से फिर वापस ले जाने का काम कौन करता है? आपका विसरल या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, अब ले आने के लिए 2 नर्व्स मैंने आपको पढ़ाई थी, एफेरेंट और ईफेरेंट। एफेरेंट, एक में होता है एफेरेंट। एफेरेंट मतलब आने वाली, ए फॉर आने वाली। ठीक है, आने वाली। एफेरेंट नर्व्स वाले मतलब कि बॉडी से, ऑर्गन से CNS तक आने वाली जो नर्व फाइबर है उन्हें कहते हैं एफेरेंट। और ईफेरेंट होती है आपकी जो कि आपके ब्रेन से वापस ले जाती है किसी ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन ले जाने वाली नर्व्स। ये दोनों किस में ज़रूरत पड़ती है? आपकी PNS में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि CNS में तो ऑलरेडी CNS में 2 ही चीज़ आते हैं, एक तो आपका स्पाइनल कॉर्ड, एक आपका ब्रेन। उसके अलावा जो भी आता है वो आपका PNS में आता है। तो PNS को ही ज़रूरत पड़ेगी नर्व्स की जो CNS तक इंफॉर्मेशन ले आए, ले जाए। करेक्ट। PNS में 2 पार्ट्स हो गए। अब ऑटोनॉमिक में भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक मतलब सुख का साथी, पैरासिम्पैथेटिक मतलब दुख का साथी। मतलब कि आप सिंपैथेटिक मतलब दुख का साथी, पैरासिम्पैथेटिक मतलब सुख का साथी। सिंपैथेटिक मतलब सिंपैथी, यानी कि आप अगर दुख वाली कंडीशन में हो, डर वाली कंडीशन में हो, अनकंफर्टेबल कंडीशन में हो, तो जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी आपकी बॉडी में सेंसेशन हो रही है, जो भी आपकी बॉडी में हैपनिंग्स है, जो भी हो रहा है, वो किस में आएगा? आपका सिंपैथेटिक में। ठीक है, डर जाना, पसीना निकलना, घबराना, हार्ट बीट बढ़ जाना, आपका एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन का लेवल बढ़ जाना, इमरजेंसी हार्मोन बढ़ जाना, ये सब किस में आएगा? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में।
पैरासिम्पैथिक में आप रिलैक्स मस्त कंडीशन में हो, खुश हो, खुशी वाले हार्मोन्स डोपामिन ये सब किस में आएंगे, आपके पैरासिम्पैथेटिक में। तो ये रहा आपका डिवीजन नर्वस सिस्टम का। उसके बाद टॉपिक आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या करता है, डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट स्टिमुलाई कोई भी स्टिमुलस आया उसे डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। ये काम किसका होता है, न्यूरॉन का होता है। और न्यूरॉन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे हमारे सेल्स की बेसिक यूनिट, हमारे बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है, सेल्स हैं, वैसे नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होती है, आपकी न्यूरॉन्स होती हैं। न्यूरॉन का दूसरा नाम नर्व सेल भी से कहते हो। लॉन्गेस्ट सेल होती हैं, इज़ नॉट केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग इटसेल्फ, अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकती, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच एग, ओके। न्यूरॉन क्या, न्यूरॉन उनके डेंड्रॉन्स, न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं, साइटॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन। साइटॉन बीच वाला पार्ट, डेंड्रॉन जो उससे निकला हुआ होता है, और एक्सॉन सबसे लंबा हुआ एक्सटेंडेड पार्ट, ठीक है। साइटॉन उससे निकला हुआ बाहर की तरफ डेंड्रॉन, और जो एक सिंगल पार्ट निकला हुआ है जिससे कंडक्शन होता है वो आपका क्या होता है, एक्सॉन। डेंड्रॉन्स क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ ले आते हैं, टूवर्ड्स द सेल बॉडी, या फिर आप कह लो टूवर्ड्स द साइटॉन। और एक्सॉन क्या करता है, अवे फ्रॉम साइटॉन स्टिमुलस को कंडक्ट करता है। डेंड्रॉन टूवर्ड्स द साइटॉन, एक्सॉन अवे फ्रॉम द साइटॉन, करेक्ट। उसके बाद क्या है आपका, एक्सॉन और डेंड्रॉन के बेसिस पे न्यूरॉन को ना डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका यूनिपोलर, दूसरा बाईपोलर, तीसरा है आपका मल्टीपोलर। यूनिपोलर वाले में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन होता है, कोई डेंड्राइट्स नहीं होती है। सेल बॉडी के साथ सिर्फ एक एक्सॉन होगा, कोई डेंड्राइट्स नहीं होंगी। ऐसा कहाँ पाया जाता है, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में पाया जाता है, ठीक है। बच्चा जब एम्ब्रियो होता है तब उसमें पाए जाते हैं ऐसे सेल्स। दूसरा आपका बाईपोलर। बाईपोलर में क्या होता है, बाईपोलर में एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्रॉन होगा। ऐसी स्ट्रक्चर कहाँ पाई जाती है, हमारी आई में पाई जाती है। ऐसे नर्व सेल्स हमारे आई में मिलते हैं, आई में भी कहाँ, रेटिना में, ओके। उसके बाद है आपका मल्टीपोलर। मल्टीपोलर बाकी सभी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में मल्टीपोलर होंगे, लेकिन मेनली कहाँ पे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ओके। फिर आपका आता है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स में क्या है, हमने 3 चीज़ पढ़ा था, पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड देन रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब रेस्टिंग स्टेज, मतलब कुछ नहीं हुआ है, नर्व आराम से अपना पड़ा हुआ है। उसमें पोटेंशियल क्या होता है, -70 मिलीवोल्ट तक पोटेंशियल होता है। उसके बाद आपका आता है डीपोलराइजेशन, मतलब कि एक्साइटेशन स्टेट, मतलब कि पहले रिलैक्स स्टेट में क्या होता है, आपका जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है ना, वो किसको किसको आने देती है, सिर्फ पोटेशियम का आना जाना अलाउ करती है, सोडियम को, और सोडियम को नियरली इम्परमिएबल होता है सोडियम के लिए, और एकदम इम्परमिएबल होता है किसके लिए, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए। मतलब कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और सोडियम आर पार नहीं जा पाएंगे, सोडियम थोड़ा बहुत जा सकता है, पोटेशियम अपना मस्त जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि आपकी 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है लीक चैनल। लीक चैनल में क्या होता है, 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं, 1 सोडियम अंदर आता है, ठीक है। लीक चैनल हमेशा काम करता है तीनों स्टेज में। फिर आपका आता है पंप वाला। पंप में क्या आता है आपका, सोडियम पोटेशियम पंप। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सोडियम अंदर की तरफ आता, सॉरी पोटेशियम अंदर आता है, सोडियम बाहर जाता है, ठीक है। ताकि बाहर की तरफ हमारी मेम्ब्रेन क्या जाती है, बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा रहे, अंदर की तरफ आपका पोटेशियम ज़्यादा रहे, या फिर नेगेटिवली प्रोटीन ज़्यादा रहे। सबसे ज़्यादा तो नेगेटिवली प्रोटीन रहे, ठीक है। तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये, बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव। और पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट, ओके। उसके बाद आपकी आती है डीपोलराइजेशन स्टेट, मतलब कि एक्साइटेशन स्टेट। एक्साइटेशन स्टेट में क्या होता है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है। मतलब कि आपके 2 वीजीसी पाए जाते हैं। वीजीसी मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल कौन कौन से, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं जब भी कोई स्टिमुलस आती है, तो उसके ओपन होने की वजह से रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है। रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से जो वहाँ की जो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं अंदर के, और बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्पल्स कंडक्ट होने लगती है, करेक्ट। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका आता है फिर
अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, वो डीपोलराइज हो गई, मतलब कि जो उसका -70 बना हुआ था वो हट गया, वो डीपोलराइज हो गई। ठीक है, क्या होता है, कहाँ तक, +10 से +15 मिलीवोल्ट तक का थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हमें चाहिए होता है किसी भी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा किया आप तुरंत उत्साहित हो गए, ऐसा नहीं होता। कम से कम +10 to +15 मिलीवोल्ट का इम्पल्स आना चाहिए, तभी नर्व एक्साइटेड होगी। ठीक है, तभी नर्व इम्पल्स हमें मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, रैपिड इन्फ्लक्स हुआ, फिर रैपिड इन्फ्लक्स, यहाँ पे समझ लीजिए रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ, यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर ही अंदर कंडक्शन हुआ क्योंकि अंदर नेगेटिव था। मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ा रखी है, मैं बस समराइज़ कर रही हूँ आपको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा जो भी पार्ट, उस पार्ट का आप वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। ओके, उसके बाद नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है, फिर एक सेल से, मैंने आपको ऐसे बताया था, एक सेल ऐसी होती है, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे इसके जो होते हैं टीलोडेंड्रिया होती है, यहाँ पे साइनेप्स बनते हैं, फिर यहाँ दूसरा डेंड्रॉन आता है, सेल बॉडी आती है, फिर दूसरा एक्सॉन, यहाँ से इम्पल्स आई सेल बॉडी की तरफ, सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ, फिर यहाँ से साइनेप्स के थ्रू होके किस में जाती है, दूसरे वाले एक्सॉन की तरफ। तो ये जो बीच से जाने वाली प्रोसेस है ना, एक्सॉन की प्रोसेस है, वो हम पढ़ते हैं नर्व इम्पल्स में। अब हमने डीपोलराइजेशन तक पढ़ लिया, उसके बाद होता है रीपोलराइजेशन, वापस से एक्साइटेशन ख़त्म करना, मतलब कि वो पहले तो -70 उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना। बीच में क्या हुआ है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ जब सोडियम हुआ है तो पोटेंशियल उसका बिगड़ गया है, +10 से +15 मिलीवोल्ट तक बढ़ गया है उसका पोटेंशियल, तो उसको वापस से -70 में मेंटेन करना क्या कहलाता है, आपका रीपोलराइजेशन। ओके, ये हो गया आपकी नर्व इम्पल्स वाली बात। उसके बाद आता है आपका साइनेप्स। साइनेप्स में दो तरह के आपका कंडक्शन होता है, एक इलेक्ट्रिकल, एक होता है केमिकल। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, किसी एक नर्व दूसरी नर्व से जस्ट जुड़ी होती है और डायरेक्ट कंडक्शन होता है, ये हम लोग में नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से कंडक्शन होता है, इसे रोकना मुश्किल होता है, इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम लोग में क्या पाया जाता है, केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में क्या होता है कि जो यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे जो ये टीलोडेंड्रिया होती है, ये टीलोडेंड्रिया जो होता है, और यहाँ पे ये जो साइनेप्टिक नॉब, इसको साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब बना, यहाँ पे फिर डेंड्रॉन यहाँ पे इसको रिसीव करता है, यहाँ से जो सिग्नल आया उसको दूसरे वाले एक्सॉन का दूसरे वाले नर्व सेल का डेंड्रॉन रिसीव करता है। तो इस रिसीव यहाँ पे जो चीज़ बनती है ना, इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये स्ट्रक्चर को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपकी आ रही है, जो आपकी नर्व इम्पल्स आ रही है, वो एक फ्लूइड से होते हुए आ रही है। इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वेसिकल्स में कैद होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, वही पास होते हैं दूसरे डेंड्रॉन में, या फिर कह लो दूसरे नर्व सेल में। तो ये एक फ्लूइड के थ्रू पास होते हैं। कौन सा फ्लूइड होता है आपका, साइनेप्टिक फ्लूइड, साइनेप्टिक फ्लूइड होता है आपका। ठीक है, ऐसे करके जो इम्पल्स पास होता है, मतलब कि जो केमिकल की मदद से हो रहा है, दो केमिकल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं ना, एक होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो कि अंदर भरा हुआ है पैकेट्स के रूप में, जो कि ट्रांसमिट होना है, और दूसरा है आपका जिस फ्लूइड से ट्रांसमिट हो रहा है, साइनेप्टिक फ्लूइड से। तो ये आपका क्या हुआ, केमिकल हुआ, केमिकल साइनेप्स आपका बना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ब्रेन। ब्रेन में क्या है, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं आपके। कौन कौन से पार्ट्स हैं आपका, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में फर्दर 3 पार्ट्स हैं आपके। कौन कौन से, सेरेब्रम जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, उसके बाद आपका आता है थैलेमस, उसके बाद आपका आता है हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम का काम क्या होता है, फंक्शन हम साथ साथ याद करते हैं। सेरेब्रम का काम होता है मेमोरी, याद रखने वाला काम, थिंकिंग वाला काम, क्वेश्चन सॉल्विंग काम, रीजनिंग काम, एप्टीट्यूड सॉल्विंग काम, जितना भी सॉल्विंग पढ़ने लिखने वाला काम है, कौन आएगा, सेरेब्रम। ठीक है, और ऊपर से 5 सेंसेस वाले। सेंस क्या है आपके, आई है, ईयर है, नोज़ है, आपके टंग है, स्किन है। ठीक है, ये आपके 5 सेंसेस हैं, और इनसे जो भी इनपुट आपको मिला, इन सबको सेंस करने का काम, रिसीव करने का काम कौन करता है, आपका सेरेब्रम। क्योंकि आपको थिंकिंग मेमोरी ये सब कैसे बनती है, कुछ देखने से बनती है किसी चीज़ की मेमोरी, किसी चीज़ को सुनने से बनती है, पढ़ने से बनती है, टेस्ट से बनती है, स्मेल से बनती है, ये सब से आपको मेमोरी बनती है। तो ये सबको कौन डील करेगा, सेरेब्रम ही करेगा। ठीक है, मेन आप ये क्या याद रखोगे, मेमोरी एंड 5 सेंसेस। उसके बाद है आपका थैलेमस। थैलेमस क्या है, रिले सेंटर है, कोऑर्डिनेशन वाला काम करता है, जो मतलब सेंसरी नर्व्स और वो एफेरेंट वाले नर्व्स जो है आपकी। अच्छा,
एफेरेंट और इफेरेंट का मैंने दूसरा नाम बताया था। एफेरेंट का नाम क्या होता है? सेंसरी, दूसरा नाम, और इफेरेंट का दूसरा नाम होता है मोटर। सेंसरी और मोटर के कनेक्शन वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? थैलेमस का। थैलेमस उन दोनों को कनेक्ट करता है, कहीं तो वो दोनों ज्वाइन होंगे ना, इफेरेंट ला रहा है इफेरेंट ले जा रहा है, कहीं पे तो ज्वाइन होंगे। तो वो ज्वाइनिंग वाला पार्ट क्या है आपका? थैलेमस वाला, इसी को कहते हैं रिले सेंटर। ओके, मतलब पास करने वाला सेंटर। उसके बाद आपका आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दो दो पार्ट्स ऐसे हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो आपका हाइपोथैलेमस, दूसरा है आपका मेड्यूला। मेडुला हाइड ब्रेन में आता है। हाइपोथैलेमस का मैंने क्या फंक्शन आपको पढ़ाया था? एक निमोनिक मैंने आपको बताई थी, बेताबो। ठीक है, क्या निमोनिक थी आपकी? बेताबो। बेताबो। बी से क्या था आपका? बिहेवियरल एंड इमोशनल कंट्रोल। जितने भी बिहेवियर होते हैं, एंगर, रेज, ये सारी की सारी बिहेवियर आप में इसमें आ गए। सेक्सुअल बिहेवियर भी इंक्लूडेड होता है इसमें। और आपका इमोशनल कंट्रोल, बी फॉर ही बिहेवियर एंड इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल में आपका एंगर, रेज, प्लीजर, मोटिवेशन, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी? आपकी बिहेवियर और इमोशनल कंट्रोल में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ई मतलब एंडोक्राइन कंट्रोल। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? आपका हाइपोथैलेमस। उसके बाद आता है आपका टी मतलब थर्मो रेगुलेशन। बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट करने वाली बात होती है, कौन करता है? हाइपोथैलेमस। फिर आपका आया ए फॉर एएनएस कंट्रोल, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल। यहाँ पे जो हमने ऑटोनॉमिक सिस्टम पढ़ा ना, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? थैलेमस। उसके बाद है आपका बी फॉर अगेन बायोलॉजिकल क्लॉक। आपके हाइपोथैलेमस के पास क्या पाई जाती है? पीनियल ग्लैंड एक होती है। पीनियल ग्लैंड क्या करती है? मेलानिन सिक्रेट करती है। मेलानिन से क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक डिसाइड होती है आपका। एक निश्चित टाइम पे जगना, उठना, सोना, खाना पीना, भूख लगना, एक टाइम पे आपका हर चीज़ होता है। वो टाइम आपके बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर 24 आवर्स सर्काडियन कहलाती है, उसी को कौन कंट्रोल करता है? आपका हाइपोथैलेमस। उसके बाद आता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब कि आपके बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, कितनी मेंटेन रखनी है, ये सब लेखा जोखा वाला काम कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस। इसके साथ साथ दो और काम है हाइपोथैलेमस के, क्या क्या? हंगर एंड थ्रस्ट सेंटर, भूख प्यास का सेंटर जो है आपका, वो भी हाइपोथैलेमस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस है, अच्छी तरह से याद रखना। अगर आपको जल्दीबाजी में आज मैं जो पढ़ा रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो वीडियोस, हर एक पार्ट की डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके बाद क्या है आपका? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में 4 स्वेलिंग्स पाई जाती हैं। वो स्वेलिंग्स का नाम क्या है? इकट्ठे हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड शब्द जब आता है ना आपका, क्वाड मतलब होता है 4। आप क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हो, क्वाड जो भी है आपके मैथ्स में पढ़ते हो, है ना। तो क्वाड मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ते हो मैथ्स में, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब q⁴ कोई भी है किसी के पावर 4 तो क्वाड्रेटिक। तो क्वाड मतलब होता है 4। तो यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में क्या होता है? 4 स्वेलिंग्स मिलती हैं। मिड ब्रेन का सिर्फ इतना सा है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या है? हाइंड ब्रेन में आपका आता है सेरेबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। सेरेबेलम का काम होता है बैलेंसिंग का। आप चल रहे हो, चलने में आपकी बैलेंसिंग, आपके ईयर जो वेस्टिब्यूल मैंने आपको पढ़ाया था वो वाले बैलेंसिंग, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम छोटा दिमाग जो पीछे की तरफ होता है, मैंने आपको छोटा सा बताया था। सेरेब्रम ऊपर वाला है, नीचे वाला सेरेबेलम। सेरेब्रम लार्जेस्ट है और ये वाला छोटा सा होता है, मिनी ब्रेन इसे कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका आता है पोन्स। पोन्स का क्या होता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, रेस्पिरेटरी वाला सेंटर जो होता है आपका, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, वो कौन करता है? पोन्स आपका करता है। और सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने का काम भी कौन करता है? पोन्स करता है। उसके बाद आपका आता है मेड्यूला, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस। मेड्यूला के दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब कि जो हमारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, और एक अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, मतलब कि जो अपने आप हो जाते हैं, कभी कभी होते हैं, ऐसे को कहते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो आपके वाइटल एक्टिविटीज़ में कौन सा आता है? आपका डाइजेशन, यानी कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन वाला जो काम होता है वो भी कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। रेस्पिरेटरी का भी जो भी काम होता है वो कौन कंट्रोल करता है? आपका मेड्यूला। फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कौन रेगुलेट करता है? मेड्यूला। ठीक है, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, मतलब कि आपके हृदय से रिलेटेड जो एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला।
उसके बाद आता है आपका मेटाबॉलिज्म। शरीर में चलने वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको मिला करके हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ये भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेड्यूला। उसके बाद आपका आता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी कौन करता है, मेड्यूला। उसके बाद है अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस, मतलब कि जो कभी कभार होती हैं अपने आप हो जाती हैं, उनको कहते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। वो भी कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला। उसमें क्या क्या आती हैं, वॉमिटिंग, उल्टी आना, कफिंग, खांसी आना, स्नीजिंग, छींक आना, स्वेलोइंग, किसी चीज़ को निगलना, सैलाइवेशन मतलब कि आपके मुंह में माउथ आपका वाटरी होना फूड को देख के। ये सारे काम भी किसके हैं, मेडुला के काम हैं। तो मेडुला और हाइपोथैलेमस आपका बहुत, हाइपोथैलेमस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये दोनों के फंक्शन अच्छी तरह से याद रखोगे। अच्छा, हमारा ब्रेन वाला पार्ट खत्म हो गया। ब्रेन मेनिंजेस हम पढ़ते हैं, मतलब ब्रेन ना 3 लेयर से कवर होता है। कौन कौन सी लेयर होती हैं, डोरामेटर, पायामेटर एंड एराक्नॉइड। डोरामेटर सबसे बाहर वाली दूर वाली लेयर, ब्रेन से सबसे बाहरी की तरफ कौन सी होती है, डोरामेटर, बीच में होती है एराक्नॉइड, सबसे पास होती है पायामेटर। ओके। उसके बाद है आई। आई के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आई के हम 3 लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी लेयर, सबसे जो वाइट वाली दिख रही है ऊपर वाली उसको कहते हैं स्क्लेरा। उसके अंदर होती है कोरॉइड, उसके अंदर होती है रेटिना। रेटिना में क्या होता है, रेटिना में न्यूरल सेल्स मिलती हैं, 3 तरह की सेल्स मिलती हैं न्यूरल सेल्स। सबसे अंदर की तरफ होती है आपकी गैंग्लियन, फिर बाइपोलर, फिर फोटोरिसेप्टर। मैंने अंदर आपको समझाया था, ये आपका आई है, ये आपका कॉर्निया है, ये अंदर की तरफ आपका रेटिना है। तो इसका अंदर ये हुआ, तो यानी कि यहाँ पे आपकी गैंग्लियन सेल और इधर की तरफ आपकी फोटोरिसेप्टर सेल, बीच में आपकी बाइपोलर सेल। ये चीज़ आप याद रखना। पहले लाइट किस पे पड़ती है, फोटोरिसेप्टर सेल पे, और सबसे अंदर वाली सेल कौन सी आपकी, गैंग्लियन सेल। ठीक है। इनसाइड टू आउटसाइड ऑर्डर है आपका गैंग्लियन, बाइपोलर, फोटोरिसेप्टर। करेक्ट। उसके बाद आपका आता है क्या, हाँ, उसके बाद आई में क्या है, एक कोरॉइड जो बीच वाली लेयर होती है, सबसे बाहर कौन सी है, स्क्लेरा। स्क्लेरा की एक्सटेंशन कौन सा होता है आपका, कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। उसी को जब आई की सर्जरी होती है ना, लोग कहते हैं आँख खुलाना, है ना, आँख जब खुलाई जाती है मतलब कि आई की जब सर्जरी होती है तो ऊपर वाला पार्ट हटाते हैं, कॉर्निया हटाते हैं। ठीक है। कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, ए वैस्कुलर है, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं मिलती हैं। और कॉर्निया किसका एक्सटेंशन है, आपका स्क्लेरा का एक्सटेंशन है कॉर्निया। और इस पूरे के ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं कंजक्टिवा। बहुत ही पतली लेयर होती है, थिनस लेयर होती है, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है, और उसमें कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है तो हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस हो गया। अक्सर जो लोग लेंस पहनते हैं ना उनको कंजक्टिवाइटिस होने का खतरा रहता है, क्योंकि उसमें इरिटेशन होती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्लेरा वाला पार्ट, स्क्लेरा कॉर्निया साथ में पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है कोरॉइड वाला पार्ट। कोरॉइड क्या होता है, 2/3 पार्ट में पाया जाता है। कोरॉइड बहुत ही वैस्कुलर लेयर होती है और बहुत ही कलर्ड लेयर होती है। 2/3 पार्ट में पाई जाती है, मतलब पीछे के 2/3 पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक पाई जाती है। इसके बाद क्या होता है, ये एक्सटेंड करके सिलेरी बॉडी बनाती है। एक्सटेंड करके क्या बनाती है, सिलियरी बॉडी। और फिर उसका भी एक्सटेंशन होता है, उसका भी बाहर की तरफ एक्सटेंशन होता है, क्या बनता है, आइरिस बनता है। आइरिस बनता है। और आइरिस के बीच में जो गैप छूटा होता है उस गैप को क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। सिलियरी बॉडी से ही कुछ लिगामेंट्स निकलते हैं जिससे आपका लेंस अटैच होता है। सिलियरी बॉडी से कुछ लिगामेंट्स निकलते हैं जिससे आपका लेंस अटैच होता है। ठीक है। लेंस कैसा होता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। ठीक है। और ये सेल्फ एडजस्टमेंट वाला होता है। जब हमें दूर की चीज़ें देखनी होती है वो पतला हो जाता है, फैल के बड़ा हो जाता है, और जब हमें पास की चीज़ें देखनी होती है वो मोटा हो जाता है। ओके। अच्छा, 2 तरह के डिफेक्ट्स हम पढ़ते हैं, एक हाइपरमेट्रोपिया, एक मायोपिया। मायोपिया में हमें नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। मायोपिया के लिए हम कनकेव लेंस, मायोपिया करेक्ट करने के लिए हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी आई में ना इमेज रेटिना से पहले बनने लगती है, तो कनकेव लेंस से उसको डाइवर्ज करके रेटिना पे बनाते हैं। उसके बाद आपका आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में आपका क्या होता है, उसको कहते हैं फार साइटेडनेस, मतलब कि आपको दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती। इसको करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, हमारी रेटिना के बाद में, रेटिना के भी पीछे इमेज बनती है। हम चाहते हैं रेटिना पे बने तो हम कनकेव लेंस लगाते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ताकि वो कन्वर्ज करके रेटिना पे बनाए। ओके। फिर आपका आता है, ये मैंने बता दिया। अच्छा,
प्यूपिल का डायमीटर जो होता है ना वो कौन रेगुलेट करता है? आपका आइरिस रेगुलेट करता है। प्यूपिल क्या है? आइरिस, प्यूपिल के सराउंडिंग ही आइरिस होता है, तो आइरिस ही कंट्रोल करेगा ना उसका रेगुलेशन। प्यूपिल तो कुछ है ही नहीं, प्यूपिल एक तरह का स्पेस है, खाली स्पेस है, तो खुद बढ़ा घटा नहीं सकता, लेकिन आइरिस उसको कंट्रोल करता है बढ़ने घटने में। जब आपकी लाइट बहुत ब्राइट होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो आपकी प्यूपिल छोटी नज़र आती है, क्योंकि आइरिस उस समय से बढ़ के उसको छोटा कर देता है। और जब आपकी अंधेरा होता है तो प्यूपिल बड़ी नज़र आती है, क्योंकि आइरिस अपने में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ओके, उसके बाद है आपका ब्लाइंड स्पॉट फोविया। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहाँ से ऑप्टिक नर्व आपके निकलती है उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और रेटिना पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे बहुत ही क्लियर इमेज बनती है, उसे कहते हैं फोविया। फोविया ना क्या होता है, ऐसे आपकी रेटिना की लेयर है, सपोज करना ये आपकी रेटिना की लेयर है, यहाँ पे एक थिन पोर्शन होता है, इस पूरे पोर्शन को कहते हैं मैक्यूला, मैक्यूला ल्यूटिया। और यहाँ पे जो थिन आउट पोर्शन, एकदम सबसे थिन वाला पोर्शन होता है, उसको कहते हैं फोविया, फोविया, या फिर कहते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट्स पे ना रॉड्स होते हैं ना कोन्स होते हैं। वहाँ पे जब इमेज बनी मतलब कि आदमी अंधा है। ठीक है, अच्छा अब आपके रॉड्स और कोन्स की बात आई। रॉड्स क्या होता है? आपके दिन में रात में देखने में मदद करता है। रॉड्स के में एक सब्सटेंस होता है रेटिनल। रेटिनल एक तरह का एल्डिहाइड है, वो रेटिनल का बना होता है रॉड्स, और वो एक तरह के एल्डिहाइड है, और वो किसका बना होता है? विटामिन ए की वजह से। इसलिए जब विटामिन ए की कमी होती है तो हमें रात में कम दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, क्योंकि रॉड्स किस में हेल्प करते हैं? नाइट में देखने में, यानी कि कम लाइट वाली चीज़ों को देखने में। कोन्स किस में हमारे हेल्प करते हैं? कोन्स हमारी डे लाइट या फिर कलरफुल चीज़ें देखने में हमारी हेल्प करते हैं। और कोन्स में क्या होता है? 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें सारे कलर्स दिखाई देते हैं। अगर तीनों इक्वली एक्टिवेट होते हैं तो हमें वाइट कलर की लाइट दिखाई देती है। ओके, अच्छा इसके बाद आपका विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। क्या होता है? आपके लेंस और कॉर्निया के बीच का जो चैम्बर होता है उसे कहते हैं एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में भरा होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। और जो आपके लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है वो होता है आपका विट्रस ह्यूमर। विट्रस चैम्बर होता है, उसके अंदर जो भरा होता है वो होता है आपका विट्रस ह्यूमर, और ये जेल लाइक फ्लूइड होता है, करेक्ट। अच्छा अब आपका पार्ट्स ऑफ ईयर। पार्ट्स ऑफ ईयर में क्या आता है? सबसे पहले आपका आउटर ईयर, फिर आपका मिडिल ईयर, फिर आपका इनर ईयर। आउटर ईयर में 2 चीज़ें आती है, ईयर पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आता है, जो कि आउटर ईयर को मिडिल ईयर से डिवाइड करता है। मिडिल ईयर में 3 चीज़ें मिलती हैं, मैलस, इनकस, स्टेप्स। 3 ईयर ऑसिकल्स इसे कहते हैं, मतलब कान की हड्डियां हैं ये। 3 3 6 दोनों में 3 3 पाई जाती हैं। ओके, तो मिडिल ईयर में यही होता है। और ये ऑसिकल्स का काम क्या होता है? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ साउंड वेव ट्रांसमिशन। मतलब कि जो साउंड वेव्स आई उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करके इनर ईयर तक भेजती है, ठीक है। इनर ईयर में आपके 2 पार्ट आते हैं, एक आता है आपका वेस्टिबुलर एपरेटस, दूसरा आता है आपका कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या होता है? अकॉस्टिक, अच्छा ईयर का दूसरा नाम होता है स्टैटो अकॉस्टिक ऑर्गन। स्टैटो मतलब बैलेंसिंग, अकॉस्टिक मतलब सुनने वाला काम। तो बैलेंसिंग वाला काम कौन करता है? वेस्टिबुलर एपरेटस। और सुनने वाला काम कौन करता है? आपका कॉक्लिया, कॉक्लिया। अच्छा वेस्टिब्यूल, स्टैटो और कॉक्लिया अकॉस्टिक। वेस्टिब्यूल में 2 चीज़ें आती है, वेस्टिब्यूल फर्दर डिवाइड होता है। वेस्टिबुलर, मैंने इसको वेस्टिब्यूल किया है, एक्चुअली में ये है वेस्टिबुलर एपरेटस। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है वेस्टिब्यूल, दूसरा होता है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपस में 90 डिग्री पे अरेंज होती हैं, जैसे कि XYZ एक्सिस होता है, ठीक है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, और उसकी एंडिंग पे ना एम्पुला बनता है, एक स्वेलिंग सा स्ट्रक्चर बनता है, और उस स्वेलिंग के अंदर छोटे छोटे रिजेस पाए जाते हैं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, 3 एम्पुला बनेगा, 3 रिज बनेंगे। उन रिजेस को कहते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टा एम्पलियरिस या फिर क्रिस्टी, ठीक है। क्रिस्टी क्या होती है? 3 होती हैं, और क्रिस्टी की वजह से क्या होती है? डायनामिक बैलेंसिंग में ये हेल्प करता है हमें। क्रिस्टी के अंदर जो फ्लूइड होता है, क्यूपिला फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड हमें डायनामिक बैलेंसिंग में हेल्प करता है। दूसरा आपका आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में 2 पार्ट्स आते हैं, आपके ऊपर वाला जो राउंड मैंने बनाया था वो यूट्रिकल, नीचे वाला सैक्यूल। यूट्रिकल में एक रिज पाया जाता है मैक्यूला, सैक्यूल में भी एक रिज पाया जाता है, उसको भी मैक्यूला कहते हैं। तो 2 मैक्यूला मिलते हैं, 3 क्रिस्टी मिलती है, ठीक है।
मैक्यूला के अंदर फ्लूइड भरा होता है ओटोलिथ फ्लूइड। ओटोलिथ में जब मूवमेंट होता है वो किस में हेल्प करता है, आपका स्टैटिक बैलेंसिंग में हेल्प करता है। क्रिस्टे किस में हेल्प करता है, डायनेमिक बैलेंसिंग में। मैक्यूला किस में हेल्प करता है, स्टैटिक बैलेंसिंग में। ठीक है, उसके बाद आपका आया ये क्या है, वेस्टिबुलर एपरेटस। अच्छा ये हो गया, प्लस डायनेमिक बैलेंसिंग हो गए। अच्छा आपका मैलस इनकस स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिया, लाइन से याद रखना है। स्टेप्स आपकी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज स्टेप्स, और कहाँ पाई जाती है, ईयर में। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फीमर, कहाँ पाई जाती है, थाई में। लेग्स में जो थाई वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, घुटने से ऊपर वाला पार्ट लेग का, उसे कहते हैं थाई, और वहाँ पे पाई जाती है फीमर, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। और स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी आपकी कौन सी है, स्टेप्स, कहाँ मिलती है, ईयर्स में। ठीक है, अच्छा दो बोन होती हैं, दो लॉन्गेस्ट बोन, दो स्मॉलेस्ट बोन, दो लेग्स, दो ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आपका यूस्टैकियन ट्यूब क्या होता है, मिडिल ईयर में ना एक ट्यूब मिलती है, उसे कहते हैं यूस्टैकियन ट्यूब। यूस्टैकियन ट्यूब क्या करती है, आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड का प्रेशर इक्वलाइज करके रखती है, नहीं तो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की डैमेज होने का खतरा होता है। यूस्टैकियन ट्यूब कहाँ जाके ओपन होती है, फेरिंग्स में ओपन होती है। फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर नेजल चैम्बर, बकल कैविटी एंड जो ईयर का जो भी आपका एक्सेस प्रेशर रिलीज करने के लिए। ठीक है, फेरिंग्स कॉमन चैम्बर है किसके लिए, नेजल कैविटी एंड बकल कैविटी। नेजल मतलब नोज वाला जो चैम्बर है, बकल मतलब माउथ का जो चैम्बर है, इन दोनों की कॉमन ओपनिंग को कहते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स में ही आके यूस्टैकियन ट्यूब भी खुलती है, यहाँ पे आके एक्सेस प्रेशर वो रिलीज कर देती है। ठीक है, यूस्टैकियन ट्यूब आपका येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, ईयर पिन्ना भी आपका येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका लेबाइरिंथ। लेबाइरिंथ में क्या है, क्या होता है, आपका जो कॉकलिया है ना, कॉकलिया पे शुरुआत में दो विंडोज मिलती है, एक होती है ओवल विंडो, दूसरी होती है राउंड विंडो। ओवल विंडो आपकी एंट्री विंडो है, राउंड विंडो आपकी एग्जिट विंडो है। आपकी जो स्टेप्स होती है, मैलस इनकस स्टेप, मैलस जुड़ी होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, स्टेप्स जुड़ी होती है आपकी ओवल विंडो से, एंट्री विंडो से। ठीक है, तो स्टेप्स आपकी एंट्री विंडो से जुड़ी होती है। उसके बाद आपकी देखिए फ्लूइड फिल्ड कैविटी को, जो ईयर का कॉकलिया वाला पार्ट है उसमें फ्लूइड भरा होता है, कौन सा फ्लूइड, लिम्फ भरा होता है। लिम्फ भी दो तरह का, एक होता है एंडोलिम्फ जो कि सेंटर में होता है, पेरिलिम्फ जो कि साइड साइड में होता है। ठीक है, तो आपकी कॉकलिया में ना दो लेबारिंथ होती हैं, एक होती है आपकी बोनी लेबारिंथ, एक होती है आपकी मेम्ब्रेनस लेबारिंथ। बोनी लेबारिंथ बाहर से होती है, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ उसके अंदर से होती है। ठीक है, बोनी लेबारिंथ के अंदर होती है मेम्ब्रेनस लेबारिंथ। बोनी लेबारिंथ में भरा होता है आपका पेरिलिम्फ, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में भरा होता है आपका एंडोलिम्फ। ठीक है, पेरिलिम्फ बाहर की तरफ, एंडोलिम्फ अंदर की तरफ। ठीक है, जो एंडोलिम्फ भरा होता है मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में भरा होता है। और मेम्ब्रेन भी दो तरह की होती है, ऊपर वाली होती है आपकी रेजिनस मेम्ब्रेन, नीचे वाली होती है आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन बेस पे है इसलिए बेसिलर नीचे की तरफ। ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन पे एक ऑर्गन पाया जाता है, कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी। ऑर्गन ऑफ कोटी क्या करता है, हियरिंग में हेल्प करता है। ऑर्गन ऑफ कोटी में कुछ हेयर सेल्स मिलते हैं, जब भी इसमें वाइब्रेशन होता है, फ्लूइड में वाइब्रेशन होता है, तो वो हेयर सेल्स उसे सेंस करते हैं, और उन हेयर सेल्स के ऊपर एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में इम्पल्स जनरेट होता है, तो फिर उसके बाद वो इम्पल्स सीधा ब्रेन तक जाता है, क्योंकि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में कुछ नर्व्स पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्केला। स्केला मतलब कि स्पेस। ठीक है, आपकी जो कॉकलिया होती है ना, उसमें तीन कैविटी बनती है, एक ऊपर की तरफ, एक बीच में, एक नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पेरिलिम्फ भरा होता है, बीच में आपका एंडोलिम्फ भरा होता है। ऊपर वाली कैविटी को कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे वाली कैविटी को कहते हैं स्केला टिम्पेनी, बीच वाली कैविटी को कहते हैं स्केला मीडिया। स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ होता है, बाकी दोनों में पेरिलिम्फ होता है। ओके, उसके बाद आपका आता है मेम्ब्रेनस, बता दिया, ऑर्गन ऑफ कोटी। अच्छा अब हियरिंग सुन लो, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग सुन लो। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में क्या होता है, आपकी ईयर पिन्ना तक वाइब्रेशन आई, उसके बाद कलेक्ट होकर कहाँ गई, आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जाके टकराई। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन ट्रांसमिट हुआ मैलस के पास, मैलस से फिर इनकस के पास, इनकस से स्टेप्स के पास, स्टेप्स से फिर वाइब्रेशन गया ओवल विंडो में, ओवल विंडो से होता हुआ वाइब्रेशन कहाँ गया, आपके ईयर के फ्लूइड में, यानी कि लिम्फ में। कौन से लिम्फ में, आपके एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ में।
जब इन सब में वाइब्रेशन हुआ, इसमें वेव्स जनरेट हुई, तो आपकी एंडोलिम्फ किसके अंदर है, आपकी मेम्ब्रेनस लेबारिंथ के अंदर है, तो उसकी मेम्ब्रेन में फिर वाइब्रेशन होगा। मेम्ब्रेन दो तरह की होती है, एक रेजिनल मेम्ब्रेन, एक बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हुआ तो क्या हुआ, ऑर्गन ऑफ कोटी में वाइब्रेशन होगा, क्योंकि बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही ऑर्गन ऑफ कोटी है, उसमें वाइब्रेशन हुआ। तो ऑर्गन ऑफ कोटी से हेयर सेल्स निकले होते हैं, उसमें वाइब्रेशन होगा। उसके वाइब्रेशन को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन सेंस की, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में नर्व सेल पाए जाते हैं जो कि ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन और अदर सेंस ऑर्गन के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स में डिस्कस कर लिए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। तो देखिए, इस तरह के नोट्स बनाते हैं ताकि आपके सारे पॉइंट्स आ जाएं और वो पॉइंट देखते ही आपको रिकॉल हो दिमाग में कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या है, आपको ना ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में पूरी चीज़ें नहीं लिखी जाती, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। जैसे मैंने CNS लिखा, CNS से मुझे उसके सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। PNS लिखा, PNS से सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। पॉइंट्स आप लिखो, फिर जब आप रिवाइज करते हो तो इन पॉइंट्स को पढ़ते ही आपके दिमाग में आप सोचो कि सारी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और जहाँ चीज़ें मिस हो रही हैं वहाँ जाके फिर से आप बुक डिटेल में देखो। तो शॉर्ट नोट्स एक पेज में ऐसे बनाया करो जिसमें सारे पॉइंट्स, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आप लिख लो। ठीक है, ताकि रिवीजन में आपको आसानी हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगी। एक लेक्चर उसका हो भी चुका है, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का 2nd लेक्चर। तब तक के लिए बाय।